नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके बीच मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग चैप्टर का सेकंड पार्ट लेके आए हैं, जिसमें हम जानेंगे हमारे देश का सबसे बड़ा बैंक कौन है। दोस्तों, आपने सुना होगा अपने देश का सबसे बड़ा बैंक का नाम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। RBI के बारे में जानने से पहले मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताता हूं अपने देश के बैंकिंग सिस्टम के बारे में कि आखिर हमारे देश में सबसे पहला बैंक कौन सा बैंक था। तो दोस्तों, सबसे पहला बैंक जो हमारे देश में इस्टेब्लिश हुआ था वो 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से इस्टेब्लिश हुआ था। लेकिन दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि ये जो 1770 में बैंक स्टैब्लिश हुआ, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये ज़्यादा समय तक चल नहीं पाया और 1791 में आकर के ये बंद हो गया। फिर इसके बाद जो हमारे देश में सबसे पुराना बैंक जो आज भी है, उसका नाम है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। थोड़ा सा SBI के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि SBI जो बैंक है वो हमारे देश में काफ़ी नाराज रहता है, क्योंकि ये सबसे पुराना बैंक है और अभी तक सबसे लार्जेस्ट बैंक भी है इंडिया का। इसके बावजूद इसको हमने अपने देश का रिजर्व बैंक नहीं बनाया, सबसे बड़ा बैंक नहीं बनाया, सेंट्रल बैंक नहीं बनाया हमने इसे। तो इसकी नाराजगी जानने के लिए थोड़ा इसकी हिस्ट्री समझते हैं कि ये बैंक कब इस्टेब्लिश हुआ। तो जी, SBI की शुरुआत होती है हमारी 1806 में। 1806 में एक बैंक इस्टेब्लिश किया गया, बैंक ऑफ कैलकाटा। पहले कोलकाता को कैलकाटा के नाम से जाना जाता था दोस्तों। तो सबसे पहला बैंक 1806 में बैंक ऑफ कैलकाटा बना। फिर 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास। ये तीन बैंक बने बच्चों। 1843 तक हमारे सामने तीन बैंक आ चुके थे, बैंक ऑफ कैलकाटा, बैंक ऑफ बॉम्बे एंड बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक्स को 1921 में मर्ज कर दिया गया और इसका नाम रखा गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के बाद जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो इस बैंक को दोबारा 1955 में एक नया नाम मिला, जिसे हम कहते हैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। तो देख लो इस बैंक की शुरुआत कहाँ से हुई, 1806 से, और 1955 में ये बैंक SBI बना। तब से लेकर अब तक ये हमारे बीच है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद हमने इस बैंक को वो इम्पोर्टेंस नहीं दी जो इसे मिलनी चाहिए थी। इसी वजह से ये बैंक थोड़ा नाराज है हमारे से। इस परेशानी का हल समझने के लिए जी सरकार ये कार्य करेगी। हम तो सिर्फ समझ सकते हैं कि भाई SBI का दुख क्या है, लेकिन इसके दुख का कारण था RBI। तो RBI के बारे में अब समझते हैं कि RBI हमारा कब स्टैब्लिश हुआ। RBI की फुल फॉर्म पूछ लेगा जी 1 मार्क्स में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या इसे हम अपना सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं। ठीक है जी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है हमारा 1934 के एक एक्ट, जिसे हम 1934 एक्ट के नाम से जानते हैं। RBI एक्ट है, एक कानून बनाया गया और इस कानून के तहत 1935 में 1935 में बच्चों आपका RBI स्टैब्लिश हो गया। डेट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, 1934 तो एक्ट है और इस्टेब्लिशमेंट की डेट है 1935। यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा, RBI की फुल फॉर्म कब इस्टेब्लिश हुआ। और अब हम समझेंगे कि इस बैंक का बेसिकली फंक्शन क्या है। तो उससे फंक्शंस को समझने से पहले हम इसकी डेफिनेशन पे चलेंगे। 1 नंबर की डेफिनेशन भी बन जाएगी कि RBI आखिर
इसकी डेफिनेशन क्या है, तो जरा ध्यान से समझिए। सेंट्रल बैंक या आरबीआई, देखो जी सिंपल से वर्डों में बोले तो ये है हमारे बैंकिंग सिस्टम का बाप, यानी जितने भी हमारे देश में बैंक हैं उन सबको कंट्रोल करने वाला एक ऐसी बॉडी बनाई गई है, एक ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाया गया है जो इन सबको कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है, रेगुलेट करता है और इन सब पे एक तरह से निगरानी रखने का काम भी करता है। तो डेफिनेशन जो बनती है सेंट्रल बैंक की, सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बॉडी दैट कंट्रोल्स, ऑपरेट्स, रेगुलेट्स एंड डायरेक्ट्स द इंटायर बैंकिंग एंड मॉनेटरी स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। मतलब देश में जितने बैंक्स हैं या जितने भी मॉनेटरी स्ट्रक्चर हैं उन सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, हमारा सेंट्रल बैंक। तो देश का सबसे बड़ा बैंक है, बापों का बाप हमारा आरबीआई है। कौन है, आरबीआई। क्लियर। तो बैंकिंग सिस्टम का बाप है आरबीआई। तो इस चैप्टर में अब हम इसके बारे में समझेंगे कि इसके फंक्शंस क्या है हमारे लिए और ये किस तरह से एक कॉमर्शियल बैंक से डिफरेंट है। ठीक है, तो चलते हैं हम अगले टॉपिक पे, अपने इसके फंक्शंस पे। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आप सभी स्टूडेंट को एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि अनअकैडमी एप्लीकेशन अपने प्लेटफॉर्म पे एक बहुत ही फायदेमंद, एक बहुत ही जरूरी फीचर लेकर आई है बच्चों, जो कि आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि आप अपने किसी सब्जेक्ट के कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें हम फंस जाते हैं, जिनमें हम बहुत ही ज्यादा टाइम वेस्ट भी कर देते हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें उनके सॉल्यूशंस नहीं मिल पाते। हम लोग नेट पर भी उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसी कई सारी वेबसाइट्स भी हैं जो स्कैन करके क्वेश्चन के आंसर तो बता देती हैं, लेकिन ऐसे कई सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि उन वेबसाइट्स पर भी मौजूद नहीं होते हैं बच्चों। ठीक है, तो अनअकैडमी एप्लीकेशन पे बच्चों अनअकैडमी आस्क अ डाउट एक नया फीचर आया है, जिसमें कि क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट के जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनमें अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने डाउट्स को बेटा अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछ सकते हैं बच्चों। उसका भी देखो जो तरीका है वो मैं आपको सब बताता हूं, लेकिन आपको ये बता दूं कि भैया ये जो एप्लीकेशन है, ये जो फीचर आया है, इसमें आप जरूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही डाउट पूछो। कोई भी स्टूडेंट अनलिमिटेड डाउट्स इस एप्लीकेशन पे पूछ सकता है, किसी भी टाइम पर पूछ सकता है, और जो भी आपको सॉल्यूशन मिलेगा भैया एक हाई क्वालिटी वीडियो में आप लोगों को हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको सॉल्यूशन यहाँ पर मिलने वाले हैं। ठीक है, देखिए उसका तरीका भी आप लोगों को मैं बता देता हूँ। बस आप लोगों ने जब आप अनअकैडमी जो लर्निंग ऐप है जब आप उसको ओपन करेंगे तो उसमें बेटा आपको आस्क अ डाउट वाला फीचर मिलेगा। ठीक है, वहां पर क्लिक जब आप कर लेंगे तो उसके बाद आपके सामने ऑप्शन आएगा टेक अ पिक्चर चूज फ्रॉम गैलरी। ठीक है, तो आप फोटो क्लिक कर लीजिए, जो भी आपका क्वेश्चन है उसकी फोटो क्लिक कर लीजिए। ठीक है, और फोटो क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोगों ने आपका जो स्पेसिफिक क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आप लोगों ने क्रॉप करना है, सिर्फ उतना ही पार्ट क्रॉप करना है जितने में आपको क्वेश्चन दिखाई दे। ठीक है, और उसके बाद बेटा आप लोगों ने ये बताना कि ये क्वेश्चन कौन से सब्जेक्ट का है, मैथ्स का है, फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, किस सब्जेक्ट का क्वेश्चन ये है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको मालूम ही है यार। ठीक है ना, बस ये ध्यान रखना कि भाई जो भी क्वेश्चन आप पूछो एक फोटो में एक ही क्वेश्चन होना चाहिए। ये नहीं कि आप एक फोटो में दो तीन क्वेश्चन एक साथ भेज दो, ऐसे नहीं चलेगा भाई। एक बार में आप लोगों ने एक क्वेश्चन पूछना है और क्लियर इमेज होनी चाहिए, जो कि क्वेश्चन एकदम क्लियर हो। और कोई अगर क्वेश्चन ऐसा है जिसमें 4 ऑप्शंस अवेलेबल है तो आपने सभी ऑप्शंस के साथ उस क्वेश्चन को पूरा पोस्ट करना है बच्चों। ठीक है, तो देखिए उसके कुछ ही देर के बाद या तो तुरंत ही आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाएगा, लेकिन कई बार क्या होता है कि हमारे जो सिस्टम में वो क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में हमारे जो एडुकेटर्स होंगे, जो हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे उस सब्जेक्ट के, वो उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको कुछ देर के बाद सेंड करेंगे बच्चों। ठीक है, या तो आपको आंसर तुरंत ही मिल जाएगा या फिर कुछ देर में मिल जाएगा, लेकिन यह है कि सॉल्यूशन आप लोगों को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो बच्चों ये अनअकैडमी एप्लीकेशन पे नया फीचर है और इसका फायदा आप सभी स्टूडेंट उठा सकते हैं। तो उसके लिए बस आपको करना क्या है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप को बेटा आप लोगों ने इंस्टॉल करना है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप को आप लोगों ने इंस्टॉल करना है और उसके जो लिंक है दोस्तों वो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। ठीक है, वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं, ठीक है, क्लासेस नीचे आ रही होंगी 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, जिस भी क्लास के स्टूडेंट आप हैं उस लिंक पर क्लिक कीजिए और उसके बाद बच्चों आपकी जो एप्लीकेशन भी इंस्टॉल हो जाएगी और आपका सीधा ये डाउट सॉल्विंग वाला ये जो फीचर बेटा आप सीधा वहां पे पहुंच जाएंगे। जो नए स्टूडेंट होंगे, अगर आप अनअकैडमी एप्लीकेशन को पहली बार इंस्टॉल करेंगे दोस्तों तो आपको इस फीचर को अवेल करने के लिए ये कोड यूज करना पड़ेगा बच्चों। ठीक है, ये रेफरल कोड हमारा होगा AC लाइव, इसके जरिए बेटा आप लोग इस फीचर को भी यूज कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो चलिए अच्छे से तैयारी करते रहिए, कहीं दिक्कतें आ रही है भैया तो हमसे पूछते रहिए, अनअकैडमी एप्लीकेशन पे पूछते रहिए। ठीक है, और जरूरी बात बेटा और कि ये जो फैब मंथ है, इस मंथ में बच्चों आप लोग अगर प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं अनअकैडमी का तो उस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा और 1 मंथ के लिए भी आप अनअकैडमी को यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो पढ़ते रहिए बच्चों, अच्छे से तैयारी करते रहिए। ऑल द बेस्ट। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पे, फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, कि हमारे देश के सबसे बड़े बैंक के आखिर फंक्शन क्या है। तो इन फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन आता है हमारा करेंसी अथॉरिटी, यानी कि हमारे देश का जो सबसे बड़ा बैंक है आरबीआई, वो हमारे देश में करेंसी प्रिंट करने का काम करता है। देखो जी, हमारे देश का सेंट्रल बैंक 2 रुपए से लेकर के
2000 रुपए तक के सारे जो नोट्स हैं वो सारे आरबीआई छापता है हमारे देश में। आरबीआई जब ये 2 से 2000 रुपए तक के नोट छापता है तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे देश में 1 रुपए का नोट कौन छापता है, या हमारे देश में जितने भी कॉइन्स हैं उन सबको कौन प्रिंट करता है। तो इसके लिए आपका आंसर है जी 1 रुपए के नोट्स और जितने भी आपकी कॉइन्स हैं इन सबको हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री, ये इनको प्रिंट करने का काम करता है। आरबीआई छापता है भैया 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के नोट। तो क्वेश्चन बन जाता है यहां से 1 नंबर में कि हमारे देश में 1 रुपए का नोट कौन छापता है, तो आपका आंसर होगा फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, 2 से लेकर 2000 रुपए तक के नोट छापने के लिए आरबीआई के लिए एक पॉलिसी बनाई है, मिनिमम रिजर्व पॉलिसी। मिनिमम रिजर्व पॉलिसी के अंदर आरबीआई के पास कम से कम 200 करोड़ के एसेट्स होने चाहिए भैया, तभी ये नोट छाप सकता है, अदरवाइज इसको नोट छापने की अनुमति नहीं होगी। 200 करोड़ में से भी 115 करोड़ का प्योर गोल्ड होना चाहिए। किस फॉर्म में होना चाहिए? गोल्ड के फॉर्म में। और बाकी के बचे आपके 85 करोड़, तो ये 85 करोड़ आपके कोई अदर एसेट्स हो सकते हैं। मेन जो है गोल्ड है, गोल्ड रिजर्व करके ही एक आरबीआई अपने नोट छापता है। क्लियर? तो आरबीआई को सिंगल अथॉरिटी है देश में नोट छापने की। ये नहीं कि आप चूरन वाले नोट छाप रहे हो अपने घर में, वो नहीं चलते भैया। ठीक है, करेंसी अथॉरिटी सिंगल अथॉरिटी है किसके पास? आरबीआई के पास। पहला फंक्शन क्लियर हमारा। सेकंड, बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट। देखो भाई, हमारे देश की सरकार है या हमारे देश की जितनी भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, वो गवर्नमेंट्स अपना अकाउंट कहाँ खुलाएंगी भाई? तो इसके लिए भी आरबीआई बैठा है। आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट, इन सब के अकाउंट्स अपने यहाँ खुलवाता है। और सेम जो फंक्शंस हम लोग एक कॉमर्शियल बैंक के साथ करते हैं कि वहां पे अपनी डिपॉजिट्स करते हैं और जरूरत पड़ने पे लोन लेते हैं, सेम यही काम आरबीआई सभी स्टेट गवर्नमेंट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए करता है कि इनकी डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है और इनको जरूरत पड़ने पे लोन भी प्रोवाइड करता है। तो सेम जो फंक्शन कॉमर्शियल बैंक हमारे लिए परफॉर्म करता है, सेम वही फंक्शंस आरबीआई सेंट्रल बैंक स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वही सेम काम करता है। क्लियर? तो दूसरा फंक्शन आपका बनता है बैंकर्स टू दी गवर्नमेंट, यानी ये सरकार का बैंक भी होता है। क्लियर? थर्ड फंक्शन है जी हमारा बैंकर्स बैंक, यानी बैंकों का बैंक। बैंकों का बैंक फंक्शन मैंने आपको बताया अभी डेफिनेशन में कि ये बैंकों का बाप है। यानी नॉर्मली एक बाप क्या काम करता है जी? अपने बच्चों पे निगरानी रखने का काम, यानी सुपरविजन। निगरानी रखता है कि कोई लड़का उसका गलत काम तो नहीं कर रहा, चोरी चकारी तो नहीं कर रहा, किसी का लूटपाट तो नहीं करता। सेम यही काम आरबीआई देखता है कि भाई एक कॉमर्शियल बैंक सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा, लोगों को जरूरत पड़ने पे लोन दे रहा है कि नहीं दे रहा, किसी से ज़्यादा इंटरेस्ट तो चार्ज नहीं कर रहा, मनी की लिक्विडिटी तो चेंज नहीं करता। तो इन सब की निगरानी रखने के लिए आरबीआई को बनाया गया है और आरबीआई बड़े ही बढ़िया ढंग से अपना काम निभाता है और सभी बैंकों के ऊपर निगरानी रखने का काम करता है। इसके अलावा ये कोई बैंक है उसको मर्ज करना हो, किसी बैंक को ओपन करने के लिए लाइसेंस लेना हो, या किसी बैंक को 2 अलग अलग बैंक्स में डिवाइड करना हो, क्योंकि भाई अगर कोई बैंक ज्यादा बड़ा हो जाता है, काम नहीं संभाल पाता, तो उसको अलग अलग पार्ट्स में बांट दिया जाता है। ठीक है जी? तो मर्ज करना हो, बांटना हो, लाइसेंस देना हो किसी बैंक को, डिवाइड करने का मतलब उसकी अलग ब्रांच खोलनी हो, ऐसा कुछ सिस्टम समझ लो आप कि ब्रांच खोलने के लिए उसके लिए कौन बैठा है? आरबीआई से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जितने भी कॉमर्शियल बैंक है। क्लियर? तो थर्ड फंक्शन आपको समझ आता है, बैंकर्स बैंक। बैंकों का बैंक होता है कौन? आरबीआई। चौथे फंक्शन पे चलते हैं हम, फाइनल लेंडर, यानी
अंतिम ऋणदाता। हमारे देश का आरबीआई जितने भी कॉमर्शियल बैंक है हमारे देश में, उन सबके लिए फाइनल लेंडर के तौर पे यहाँ पे भूमिका निभाता है, अंतिम ऋणदाता कहलाता है। देखो भाई, कल को कोई बैंक बैंकक्रप्ट हो जाए, अगर आपने कई सारे बैंक्स के नाम सुने होंगे कि जो बैंकक्रप्ट हो चुके हैं, कोई भी बैंक अगर बैंकक्रप्ट हो जाए तो उस सिचुएशन में वो अपनी क्रेडिबिलिटी खो देता है, कोई उस पर विश्वास नहीं करता, जनता अपना पैसा लेने वहां पे भागती है। ऐसे में उसको अगर पैसे की जरूरत है तो वो पैसा उसे कहां से मिलेगा? इसके लिए भी हमारा आरबीआई बैठा है, और आरबीआई किसी भी बैंक को जो बैंकक्रप्ट हो जाए उसकी मिनिमम रिजर्व पॉलिसी के थ्रू, एलआरआर आपको बताया था मैंने, लीगल रिजर्व रेशियो, कि कुछ परसेंट अमाउंट हमारा आरबीआई के पास पैसा जमा होता है, तो उस जमा राशि के बिहाफ पे ये हमें लोन दे देता है। और एक बार अगर किसी बैंक को लोन मिल जाता है, पैसा मिल जाते हैं, तो मैंने इससे पिछली वीडियो में आपको अच्छे से समझाया था कि किस तरह से एक बैंक मनी क्रिएशन का काम करता है, क्रेडिट क्रिएशन का काम करता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो मैं इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप वहां से वो वीडियो देख लेना। क्लियर? तो बैंक को अगर एक बार पैसा मिल जाएगा तो बैंक दोबारा से वही सारे फंक्शंस परफॉर्म करने लगेगा और दोबारा लोगों का पैसा वापस लौटा देगा। तो लास्ट में जरूरत कौन पूरी कर रहा है उसकी? आरबीआई एज अ फाइनल लेंडर के तौर पे। हम बोल सकते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा देने का काम करता है कौन? आरबीआई। कि वो बैंक डूब रहा है तो उसको तिनके का सहारा दे रहा है, थोड़ी से पैसे से उसकी सारी एक्टिविटीज दोबारा से परफॉर्म हो जाती है। तो ये फाइनल लेंडर के तौर पे यहाँ पे आरबीआई भूमिका निभाता है। तो इसके 4 फंक्शन होते हैं। करेंसी अथॉरिटी, यानी 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट कौन छापेगा? सिर्फ आरबीआई। बैंकर्स टू द गवर्नमेंट, जितनी भी राज्य सरकार है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, उन सबके लिए आरबीआई यहाँ पे काम करता है। बैंकर्स बैंक, जितने भी बैंक है हमारे देश के, कॉमर्शियल बैंक हो चाहे कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, सब पे निगरानी रखने का काम कौन करता है? आरबीआई। फाइनल लेंडर का मतलब अंतिम ऋणदाता, यानी जब किसी बैंक का बैंकक्रप्ट होने के बाद कोई पैसा नहीं देता तो उस टाइम पे लास्ट रिजॉर्ट जो होता है, लेंडर्स फॉर लास्ट रिजॉर्ट कहलाता है कौन? आरबीआई। क्लियर? तो अब चलते हैं हम अगले टॉपिक में। चलिए दोस्तों, चलते हैं हम अगले टॉपिक पे अपने, जो कि है डिफरेंस बिटवीन सेंट्रल बैंक एंड कॉमर्शियल बैंक। देखिए जी, कॉमर्शियल बैंक के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं और सेंट्रल बैंक के फंक्शंस हमने अभी समझे। अब इन दोनों में डिफरेंस की बारी आती है कि भाई दोनों का डिफरेंस क्या है आखिर। तो इनमें तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जी। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम डेफिनेशन के साथ ही, कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन आपको वैसे भी याद करनी है, 1 मार्क्स में भी पूछी जा सकती है, और डिफरेंस का सबसे पहला पॉइंट भी आपका डेफिनेशन बन सकता है। कि डेफिनेशन कहती है सेंट्रल बैंक हमारे देश की जो एपेक्स बॉडी है, सबसे बड़ी बॉडी है, जो यहाँ पे कंट्रोल, ऑपरेट और रेगुलेट करती है हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। जबकि एक कॉमर्शियल बैंक हमारे देश में एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, जो कि हमारे देश में जितनी भी हमारी डिपॉजिट्स होती हैं उनको एक्सेप्ट करने का काम करता है और जरूरत पड़ने पे लोगों को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। तो भाई ये डेफिनेशन बनती है हमारी कॉमर्शियल बैंक की। द कॉमर्शियल बैंक इज एन इंस्टीट्यूशन विच परफॉर्म द फंक्शन ऑफ एक्सेप्टिंग डिपॉजिट, ग्रांटिंग लोन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। इसका जो मेन मोटिव होता है भैया वो क्या होता है? प्रॉफिट अर्न करना होता है। क्लियर? तो पहला आपका जो डिफरेंस बनेगा वो सिंपल सी डेफिनेशन बन जाएगी। 1 मार्क्स के लिए आपको डेफिनेशन वैसे भी याद करनी है, और यहाँ पे आपकी ये डेफिनेशन डिफरेंस में भी यूज हो जाएगी। क्लियर? सेकंड पॉइंट है जी आपकी ओनरशिप, यानी इसका मालिकाना हक किसके पास होगा? तो जो आपका सेंट्रल बैंक है वो पूरी तरह ओन होता है भैया जनरली गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार, भारत सरकार के द्वारा उसको पूरा कंट्रोल किया जाता है। यानी उसकी जो ओनरशिप है वो इंडियन गवर्नमेंट के पास है, किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास नहीं है। क्लियर? जबकि एक कॉमर्शियल बैंक आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों हो सकता है भाई, चाहे एक प्राइवेट हो या एक गवर्नमेंट। आपने एग्जाम्पल के तौर पे सुना ही होगा कि पंजाब नेशनल बैंक आपका गवर्नमेंट बैंक है, जबकि आईसीआईसीआई बैंक आपका प्राइवेट बैंक है। तो
एक गवर्नमेंट ओन है और एक प्राइवेट ओन है। इसको एक कॉमर्शियल बैंक को कोई भी ओन कर सकता है, सिंपल सी बात, ठीक है, प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। अगला आता है जी ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य। आरबीआई का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है आपकी इकोनॉमी को कंट्रोल करना, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करता है ये। प्रॉफिट मोटिव इसका कोई यहाँ पे मोटिव नहीं है भाई, सिंपल सी बात है, उसका काम है जनता के लिए काम करना, पब्लिक इंटरेस्ट में। जबकि एक कॉमर्शियल बैंक को सिर्फ और सिर्फ अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने से मतलब है और उसको कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ उसको अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है कॉमर्शियल बैंक। जबकि आरबीआई का काम है आपका पब्लिक इंटरेस्ट में काम करना। क्लियर। अगला जी इश्यू ऑफ करेंसी, नोट इश्यू करने की जो सोल पावर है, आपको पता है, अभी बताया मैंने कि करेंसी अथॉरिटी हमारे देश के पास सिर्फ और सिर्फ आरबीआई के पास है। 2 रुपए से लेकर के 2000 रुपए तक के नोट छापने का कार्य करता है कौन? आरबीआई। 1 रुपए का नोट फाइनेंस मिनिस्ट्री छापती है, जितने कॉइन्स है फाइनेंस मिनिस्ट्री छापेगी। सिर्फ 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक के सारे नोट सिंगल अथॉरिटी है इसके पास, 2 रुपए से लेकर 2000 रुपए तक नोट छापने की। क्लियर। इसके बाद आता है जी कॉमर्शियल बैंक, तो इनके पास कोई राइट नहीं है जी नोट छापने का, कोई पावर नहीं है, छापेंगे तो फिर सीधा जेल में जाएंगे। ठीक है जी, तो कॉमर्शियल बैंक के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। पब्लिक डीलिंग, जनता के साथ कौन डील करता है जी? तो जनता के साथ आरबीआई डील नहीं करता। हमें तो ये भी नहीं पता आरबीआई कहाँ पे है, सौरे बात को पता है आपको? अगर आपको पता है आरबीआई का मेन ब्रांच हेड ऑफिस कहाँ पे है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है। दूसरी तरफ कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक भैया हमारे साथ डायरेक्ट डील करता है, पब्लिक के साथ वो डायरेक्ट डील करेगा। जबकि आपका आरबीआई सेंट्रल बैंक जो है वो हमारे साथ इनडायरेक्ट रिलेट होता है। हमारा रिलेशन होता है कॉमर्शियल बैंक से और कॉमर्शियल बैंक का रिलेशन होता है सेंट्रल बैंक से, तो ये इनडायरेक्ट डील हुई सेंट्रल बैंक के साथ। लेकिन कॉमर्शियल बैंक के साथ हमारी कैसी डील है? डायरेक्ट डील। क्लियर। तो ये हो जाता है हमारा सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक में डिफरेंस। 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन बनेगा भैया, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के पास डिफरेंस बताइए। तो आप ये 4 पॉइंट यहाँ पे 5 पॉइंट लिखवा रखे हैं मैंने वैसे तो, ठीक है। इसके अलावा भी अगर आपको और पॉइंट चाहिए हो तो आप बता सकते हो कि सेंट्रल बैंक जो है हमारा देश में जो है सिंगल बैंक है, एक बैंक है सेंट्रल बैंक। जबकि कॉमर्शियल बैंक आपके बहुत सारे हो सकते हैं, मैनी कॉमर्शियल बैंक हो सकते हैं, लेकिन सेंट्रल बैंक कितने होंगे? एक। इस चैप्टर में इस साल आपके सिलेबस में इतना ही आ रहा है कि सेंट्रल बैंक के फंक्शंस क्या हैं और उस कॉमर्शियल बैंक से किस तरह से वो डिफरेंट है, और कॉमर्शियल बैंक की डेफिनेशन और कॉमर्शियल बैंक क्रेडिट क्रिएशन कैसे करता है, यही इस बार के आपके सिलेबस में है। बाकी सिलेबस आपका रिड्यूस हो रखा है। तो एक टॉपिक और है इसमें कि सेंट्रल बैंक पैसे को कैसे कंट्रोल करता है इकोनॉमी में, मनी क्रिएशन को कैसे कंट्रोल करता है, क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल कैसे करता है। तो ये क्वेश्चन बनता था, लेकिन इस बार उन्होंने आपके सिलेबस से रिड्यूस किया है, तो हम उसको इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। तो हमारा ये जो चैप्टर है वो यहीं पे फिनिश होता है बच्चों। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, आपके लिए एक अलग वीडियो बना देंगे आपकी डाउट की। तब तक के लिए दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, अपने दोस्तों को बताना कि बैंकिंग चैप्टर बड़े ही आसानी तरीके से कैसे आप पढ़ सकते हो। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।